स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 3 में फर्स्ट पोएम, दैट इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। द पोएम इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। इसकी पोइटिस कौन है? कैरोलिन वेल्स। इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम। ये पोएम बहुत ही ह्यूमरस यानी हास्य प्रधान है, विच डिस्क्राइब्स सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। ह्यूमरस क्यों है? क्योंकि इसमें वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों को आइडेंटिफाई यानी पहचान करने के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके पोइटिस ने बताए हैं। शी पेंट्स अ विविड एंड लाइवली पिक्चर। ये पिक्चर है, पी यू की जगह आप इसको PICTURE पढ़ें, ऑफ द वाइल्ड लाइफ बिफोर अस। शी यानी पोइटिस कैरोलिन वेल्स, ऐसा लगता है कि जैसे वाइल्ड लाइफ के बारे में, वन्य पशु जीवों के बारे में उनका बहुत ही विविड यानी ब्राइट और लाइवली जीवंत चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। द मेजर थीम ऑफ दिस पोएम इज आइडेंटिफाइंग वाइल्ड एनिमल्स बाय इट्स फिजिकल अपीयरेंस एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इस पोएम की मेजर थीम है कि वाइल्ड एनिमल्स यानी वन्य प्राणियों को आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना। कैसे पहचाने? फिजिकल अपीयरेंस यानी उनकी शारीरिक बनावट के द्वारा, और उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी उनके व्यक्तित्व के क्या खासियत है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। और हमको किन वन्य प्राणियों की पहचान के यहाँ पर पोइटिस ने तरीके बताए हैं। आप चित्र में देखिए, एशियन लॉयन, बियर, क्रोकोडाइल, कैमिलियन, हाइना, बंगाल टाइगर एंड लेपर्ड। 6 स्टैंजा है पोएम के, और जिसमें अलग अलग वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड क्रिएचर्स के बारे में को आइडेंटिफाई करने के पोइटिस ने तरीके बताए हैं। द पोएट इंट्रोड्यूसेस डिफरेंट एनिमल्स वन बाय वन इन ए फनी वे। जो पोइटिस है कैरोलिन वेल्स, वो एक एक करके वाइल्ड एनिमल्स को बहुत ही फनी यानी बहुत ही मजाकिया तरीके से हमारे सामने इंट्रोड्यूस कराती हैं उनको। परहैप्स दिस कुड बी हर एफर्ट टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऐसा क्यों? शायद वो वाइल्ड लाइफ यानी वन्य प्राणियों की सुंदरता हमको बताना चाहती हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनकी अपीयरेंस से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने ये फनी और ह्यूमरस तरीका हमारे सामने प्रस्तुत किया। और जो एनिमल्स हैं वो आपके सामने चित्र में हैं, जिनको हम जब पोएम पढ़ेंगे तो एक एक एनिमल को कैसे पोइटिस ने इंट्रोड्यूस किया है ये भी जानेंगे। एंड नाउ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम ये आप लोग जान चुके हैं, क्योंकि अब से पहले 3 पोएम्स में भी आप राइम स्कीम यानी उस पोएम का राइमिंग पैटर्न क्या होता है ये जान चुके हैं। इस पोएम का जो राइम पैटर्न है, राइम स्कीम है, वो क्या है? ABABCC। कैसे? पोएम को पढ़ के देखते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट। चांस ईस्ट से राइम नहीं कर रहा है, तो हम चांस को देंगे A और ईस्ट को देंगे B। फिर थर्ड लाइन में देखिए, एडवांस जो कि चांस से राइम कर रहा है, इसलिए A हो जाएगा। और फोर्थ लाइन बीस्ट जो कि सेकंड लाइन के ईस्ट से राइम कर रहा है, तो ये हो जाएगा B। इफ ही रोर्स एट यू यू आर डाइन। अब देखिए ये होना चाहिए था डाइंग। ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस, यानी एक पोएट को, राइटर को ये लिबर्टी होती है कि वो राइम करने के लिए, नेक्स्ट लाइन से राइमिंग करने के लिए उसकी स्पेलिंग में कुछ चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर जो डाइन है, यदि ये डाइंग होता तो ये लॉइन से राइम नहीं करता, तो ये क्या हुआ? डाइन एंड लॉइन। तो इसका जो राइम पैटर्न क्या होगा? A B और फिर तीसरा जो है C एंड C। थ्रू आउट द पोएम यही राइमिंग पैटर्न चलता है। स्टैंजा 2 में देखिए, राउंड थर्ड लाइन में ग्राउंड से राइम कर रहा है, यू सेकंड लाइन का फोर्थ लाइन में फिर से यू से राइम कर रहा है। लर्न एंड डिसर्न ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी
जो राइम पैटर्न है, राइम स्कीम है, वो सेकंड स्टेंजा में भी क्या हुई, ए बी सी सी। थर्ड स्टेंजा में व्यू, पेपर्ड, यू, तो व्यू राइम कर रहा है यू से, पेपर्ड फोर्थ लाइन में लेपर्ड से, देन पेन एंड अगेन, ये क्या हुआ, पेन एंड अगेन राइम कर रहे हैं, तो ये फिर से वही हुआ, ए बी सी सी। स्टैंजा 4, यार्ड, देयर, हार्ड, तो यार्ड हार्ड से राइम कर रहा है, देयर लाइन 4 में बेयर से कर रहा है, गेस एंड कैरेस, अगेन जो राइम स्कीम क्या हुई, ए बी सी सी। स्टैंजा 5, प्रे, अब प्रे नॉन प्लस में, प्रे किससे राइम कर रहा है, में से, नॉन प्लस 10, ये एक्चुअल में होना था a novice might be non plussed, लेकिन यदि नॉन प्लस्ड होता तो वो 10 से राइम नहीं करता। तो यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है वो है पोइटिक लाइसेंस, जिसमें कि नॉन प्लस को ग्रामेटिकली चेंज कर दिया गया है। क्यों? ताकि वो पोएम में राइम आ सके। स्माइल्स, क्रोकोडाइल्स, अगेन जो राइमिंग स्कीम, राइमिंग पैटर्न है वो क्या है, ए बी सी सी। 6 स्टैंजा, स्मॉल राइम कर रहा है ऑल से सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में, और सेकेंड लाइन का थिंग राइम कर रहा है फोर्थ लाइन के विंग से, एंड फिफ्थ और सिक्स लाइन में ट्री एंड सी। सो थ्रू आउट द पोएम जो पोएटेस ने राइम स्कीम, राइमिंग पैटर्न यूज किया है वो क्या है, ए बी सी एंड सी। So let's read out the poem How to Tell Wild Animals. पोएम की पोइटेस कैरोलिन वेल्स, वो इस पोएम में वाइल्ड लाइफ यानी जंगली प्राणियों को बहुत ही एंटरटेनिंग यानी बहुत ही फनी और ह्यूमरस तरीके से हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हैं। और जो उनका ये तरीका है ये बहुत ही लाइवली यानी सजीव है। इसका मतलब उनका जो इंट्रोड्यूस कराने का तरीका है उसमें हमको बड़ा मज़ा आता है। आप पोएम पढ़ते हैं, इफ़ यू एवर शुड गो बाय चांस, पोएटेस कहती है यदि कभी आप बाय चांस यानी ऐसे ही जाएं, कहाँ पर जाएं, टू जंगल्स इन द ईस्ट, जो हमारी धरती है, अर्थ है, इसके ईस्टर्न साइड में जो जंगल्स हैं, डायरेक्शन में, ईस्टर्न डायरेक्शन में जो जंगल्स हैं उनमें यदि आप जाएं, एंड इफ देयर शुड टू यू गो एडवांस, और वहाँ पर भी आप एडवांस यानी आगे बढ़ें, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, तो आप वहाँ पर एक बड़े ही विशाल, और टॉनी यानी येलोइश कलर का, कुछ बेज कलर का, ब्रॉन्ज कलर की एक बीस्ट यानी वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर से मिलेंगे। अ लार्ज एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और यदि वो आपको देखकर रोर यानी दहाड़े, तो जो उसकी रोर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है दैट यू कैन डाई, कि आप मर ही जाएंगे। और कैसे मर जाएंगे, आउट ऑफ फियर, डर के मारे। यदि ऐसा आपके साथ हो, इट मीन्स दैट जो ये एनकाउंटर था जिससे हमारी मुलाकात हुई वो कौन था, एशियन लॉइन। तो ये बहुत ही ह्यूमरस सी बात है कि हम लॉइन को देखकर नहीं पहचान पाएंगे, बल्कि जब वो दहाड़ेगा और फिर हम डर के मारे बिल्कुल हम मरनासन हो जाएंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि वो एशियन टाइगर है। तो ये बहुत ही फनी और ह्यूमरस तरीका बताया एशियन टाइगर को आइडेंटिफाई करने का। और जो एशियन टाइगर है वो अपनी रोर से ही कुड किल अ पर्सन। एंड नाउ सेकेंड स्टैंजा, जिसमें भी पोइटेस बहुत ही ह्यूमरस वे में एक और वाइल्ड एनिमल को हमसे इंट्रोड्यूस कराती हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, पोइटेस कहती है कि कभी जंगल में आप रोमिंग यानी घूम रहे हो तो और वहाँ पर एक नोबल यानी एक रॉयल वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर, ग्रीट यानी अभिवादन करना, वेलकम करना, एक रॉयल वाइल्ड बीस्ट, एक बिल्कुल जिसको कहते हैं शाही, किंगली जंगली जानवर आपका
आपको ग्रीट करे, आपका वेलकम करे। अब ये तो बड़ी फनी सी बात है कि जंगली जानवर कभी इंसान का वेलकम करते हैं क्या? नहीं करते। तो यहाँ पर ग्रीट का मतलब है कि यदि वो आप पर अटैक करे, और वो वाइल्ड बीस्ट कैसा हो, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जो उसकी स्किन है वो हो येलो और उस पर ब्लैक पट्टियाँ डली हों। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। तो पोएटिस कहती है बहुत ही ह्यूमरस वे में, ध्यान देना यदि वो तुमको खा जाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न। तो एक इस सरल से नियम को याद रखना, लर्न कर लेना। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो डेफिनेटली जो वो वाइल्ड बीस्ट है वो कौन होगा, वो बंगाल टाइगर होगा। तो ये तो बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही फनी बात है कि कोई भी एनिमल, वाइल्ड एनिमल जब हमको खा जाएगा तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो एनिमल कौन है, फिर उसकी आइडेंटिटी से हमको क्या लेना देना। तो ये सेकंड स्टेंजा में भी जो पोएटिस हैं वो बंगाल टाइगर की आइडेंटिटी को बड़े ही फनी और ह्यूमरस वे में हमको इंट्रोड्यूस कराती हैं। स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered। फिर से पोएट कहती हैं कि इफ यू आर कैजुअली वॉकिंग इन ए जंगल यू विल मीट एन एनिमल हु हैज़ ए स्किन विद स्पॉट्स ऑन इट। हाइड यानी स्किन, कि आप एक ऐसे जंगली जानवर से मिलते हैं जिसकी स्किन पर पेपर्ड यानी स्पॉट्स हैं। As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। और ये जो एनिमल है वो इतना फास्ट होता है कि जैसे ही आप उसको देखेंगे इट विल लीप ऑन यू एट वंस। तो ये आपके ऊपर कूदेगा, और इसका मतलब क्या है, दैट ये जो एनिमल है वो लेपर्ड है। दिस जंपिंग इज एन इंडिकेशन दैट इट इज नन अदर देन द लेपर्ड। और इस जंपिंग का मतलब भी है कि ये तो कोई और नहीं लेपर्ड है। अब ये भी बड़ी फनी बात है कि हम लेपर्ड जैसे डेंजरस वाइल्ड एनिमल को उसकी जंपिंग से पहचानेंगे, जबकि हम तो उसको दूर से देखकर पहचान ही सकते हैं। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। और पोएटिस कहती है कि इफ़ यू विल क्राई आउट इन पेन, जब ये आपके ऊपर जंप करेगा और आप पेन में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो क्या होगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी यूज़ ऑफ इट एज इट विल कीप ऑन जंपिंग यू। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप कितना ही चीखे चिल्लाएं ये आपको छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि ये आप पर जंप, आपको चोट पहुंचाता ही रहेगा। सो इन दिस स्टैंजा द पोएट हैज़ एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लेपर्ड। यहाँ पर वो लेपर्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स भी बतलाती हैं और ये भी बतलाती हैं कि हमको लेपर्ड को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमको घायल होना जरूरी है। स्टैंजा 4। When you are walking round your yard, you meet a creature there। अब पोएटिस जो सबसे फनीस्ट स्टैंजा है मेरे ख्याल से वो यही है। पोएटिस कहती है कि जब आप अपने बैकयार्ड में, अपने घर के आंगन में घूम रहे हो और वहाँ पर आप किसी क्रेचर, किसी भी एक वाइल्ड एनिमल से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। और वो जो एनिमल है वो आपको हग कर लेता है, यानी आपके गले लग जाता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये कौन होगा, बियर होगा, यानी भालू होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। और यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो वो कहती हैं कि ही विल कीप हगिंग एंड टचिंग यू वेरी जेंटली। तो वो डेफिनेटली जो बेयर है वो आपको आपके गले लग जाएगा और आपको बहुत ही जेंटली आपको छुएगा। तो इससे आप समझ जाइएगा कि ये जो वाइल्ड एनिमल है वो कौन है, ये बेयर है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि इतना लंबा चौड़ा जो वाइल्ड बीस्ट है बेयर, वो हमको कस के पकड़ ले और उसके बाद में हमको समझ में आए कि ये तो भालू है। तो ये भी बेयर का आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ही फनी और बहुत ही ह्यूमरस है।
दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस। अब जो पोइटिस है वो बड़ी मज़ेदार बात कहती हैं कि समवन हु इज़ न्यू टू द जॉब, नोविस यानी जो कि नया नया है अपने काम में, नौसिखिया है, और उसकी जॉब क्या है, रिकॉग्नाइजिंग एनिमल्स। एक व्यक्ति जो कि इस काम में अभी नया नया है कि वो एनिमल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करे। इट विल बी लाइक ए पजल टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स। तो पोइटिस कहती हैं कि जो बीस्ट ऑफ प्रे यानी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को शिकार करते हैं, ऐसे एनिमल्स को पहचानना इज़ लाइक टू सॉल्व ए पजल, एक पहेली को हल करना है। और ऐसे में एक नोविस, एक जो नौसिखिया है वो डेफिनेटली ही वुड बी कंफ्यूज्ड, नॉन प्लस्ड हो जाएगा। कैसे? अ क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास दस। जैसे कि दो एनिमल हैं, एक क्रोकोडाइल है और एक हाइना है। तो पोइटिस कहती है कि हाइना कम विद मैरी स्माइल्स। जो हाइनास हैं वो बहुत ही स्माइल देते हैं, और जो क्रोकोडाइल है उनके वीप, दे आर क्रोकोडाइल। और जो लोग रोते हैं, जो एनिमल्स रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स। तो ये भी एक फ़नी बात है कि कभी कोई एनिमल स्माइल नहीं देता है, लेकिन पोइटिस उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कहती हैं कि वो स्माइल करते हैं। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। अब पोइटिस अगला जो एनिमल बतलाती हैं वो है कैमिलियन, जिसको कि हम कहते हैं गिरगिट। पोइटिस कहती है कि एक लिजार्ड सॉर्ट ऑफ यानी एक तरह का छिपकली की फैमिली को बिलोंग करता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके ईयर्स नहीं होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और इसके विंग भी नहीं होते हैं, एंड देयर इज नथिंग ऑन द ट्री। और एक बहुत ही मज़ेदार बात बतलाती है कि आपको किसी पेड़ पर ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं है वहाँ पर, इट इज़ द कैमिलियन यू सी, तो डेफिनेटली वहाँ पर कैमिलियन होगा। क्योंकि जो कैमिलियन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो जहाँ पर जिस सराउंडिंग में रहता है उसकी स्किन का कलर वैसा ही हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, कैमोफ्लाज। तो ये इस कैरेक्टरिस्टिक के कारण एक जो पेड़ पर बैठा हुआ गिरगिट दिखाई नहीं देता है। इसलिए पोइटिस कहती हैं कि यदि आपको पेड़ पर कुछ न दिखाई दे, इट मीन्स वहाँ पर कैमिलियन है। एंड नाउ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ एनी पोएम, दैट इज पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट। इस पोएम में भी पोइटिस कैरोलिन वेल्स ने पोएटिक डिवाइसेस को बहुत ही ब्यूटीफुली उसका पोएम में यूज़ किया है, जिससे कि पोएम की ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले एजोनेंस। एजोनेंस में हम अभी तक जो पोएम पढ़ी हैं उनसे ये जान चुके हैं कि एजोनेंस में वॉवल साउंड का रिपीटिशन होता है एक लाइन में अलग अलग शब्दों में। जैसे हम इस पोएम में देखें, स्टैंजा 1 लाइन 1, यू शुड गो, यहाँ पर ओ जो कि एक वॉवल साउंड है उसका रिपीटिशन हो रहा है। लाइन 3 में शुड टू यू, अगेन लाइन 3 में अलग अलग वर्ड्स में एक ही वॉवल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। स्टैंजा 2 में रोमिंग राउंड, अगेन ओ वॉवल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। स्टैंजा 3 में स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, इसमें ओ साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, इसमें भी ओ साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, इसमें भी ओ साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। स्टैंजा 4 में देखिए सेकेंड लाइन, यू मीट अ क्रेचर देयर, हर शब्द में ई साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस एजोनेंस पोएटिस के द्वारा यूज की गई है। कॉन्सोनेंस, एजोनेंस के अपोजिट, इसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड का अलग अलग शब्द जो कि एक ही लाइन में होते हैं उसमें रिपीटिशन होता है। कॉन्सोनेंट हम सभी जानते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सभी लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। स्टैंजा 3 में देखिए, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, तो यहाँ पर
एल ही के साथ में विल, डबल एल, फिर ओनली में एल, लैप एंड लैप, एल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। तो ये हुआ कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस। अलिटरेशन, repetition of the same sound used at the beginning of the nearly placed words, यानी ऐसे शब्द जो आसपास हो और जिनकी शुरुआत एक ही सेम साउंड से, एक समान साउंड से हो रही हो, तो ये पोएटिक डिवाइस कहलाती है एलिटरेशन। जैसे स्टेंजा 2 में देखिए, रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड पास पास है शब्द, नियरली प्लेस्ड है और दोनों की बिगनिंग आर से हो रही है। स्टैंजा 3 में ही हैज़ एच साउंड है। स्टैंजा 4 में वेन, वॉकिंग, डब्ल्यू साउंड है, सेम साउंड से उनकी शुरुआत हो रही है। इसके बाद में स्टैंजा 4 में ही हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हु एंड हग्स दोनों में, दोनों की जो शुरुआत है वो एच साउंड से है, इसलिए यहाँ पर भी अलिटरेशन पोएटिक डिवाइस है। स्टैंजा 4 में ही बी श्योर इट इज अ बेयर, तो बी और बेयर दोनों में बी साउंड का एलिटरेशन हो रहा है, यानी दोनों जो वर्ड्स हैं उनकी शुरुआत बी साउंड से हुई है। स्टैंजा 5 में अ नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस एन एंड नॉन प्लस में भी एन इनिशियल साउंड है, तो यहाँ पर अलिटरेशन है। स्टैंजा 5 में ही टेल फ्रॉम द हाइना दस, द साउंड है और दस में भी द टीएच साउंड है, तो यहाँ पर भी अलिटरेशन डिवाइस पोएटिस के द्वारा यूज की गई है। पर्सोनिफिकेशन, when non-living things, objects और an idea is used as human being, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब नॉन लिविंग यानी निर्जीव चीज़ों को, किन्हीं वस्तुओं को, किसी आइडिया को एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक इंसान की तरह उसका प्रयोग किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, तो वो पोएटिक डिवाइस क्या कहलाती है? पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि इस पोयम में पोएट ने लॉइन को, लेपर्ड को, बेयर के लिए ही प्रोनाउन यूज़ किया है, जबकि ही इंसान के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर पोएटिस ने इनको पर्सोनिफाई किया है एनिमल्स को। इसके अलावा एक जगह पोएटिस लिखती हैं, ए बियर डज नॉट हग इट्स प्रे, बियर के लिए क्या आया? हग, जबकि बियर कभी भी अपने प्रे को, अपने शिकार को कभी हग नहीं करता। यदि वो उसको पकड़ता है, इट मीन्स क्रशेस टू डेथ, वो उसको मार डालता है। तो ये पर्सोनिफिकेशन डिवाइस पोएटिस के द्वारा यूज की गई। एंजेमेंट, जब सेंटेंस नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू होता है, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, तो इस पोएटिक डिवाइस को क्या कहते हैं? एंजेमेंट। जैसे कि स्टैंजा 1 में देखिए, लाइन 1 जो कि सेकेंड लाइन तक कंटिन्यू हुई, इसके बाद में थर्ड लाइन जो कि फोर्थ लाइन तक कंटिन्यू है, यानी इनके बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं है। इसके बाद में स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा में लाइन 5 जो कि 6 लाइन तक कंटिन्यू है। इसके बाद में स्टैंजा 4 जहाँ पर लाइन 1 लाइन 2 तक कंटिन्यू है एंड लाइन जो 5 है वो 6 तक कंटिन्यू है। स्टैंजा जो 5th स्टैंजा है वहाँ पर भी लाइन 1 कंटिन्यू हुई है लाइन 2 तक और लाइन 3 कंटिन्यू हुई है लाइन 4 तक। तो ये पोएटिक डिवाइस जहाँ पर की लाइन बिना किसी पंक्चुएशन के नेक्स्ट लाइन या उससे भी नेक्स्ट लाइन तक चली जाती है, उसको कहते हैं एंजेमेंट। इमेजरी, पोएटिस ने इस पोयम में भी इमेजरी यानी विजुअलाइजेशन ऑफ द पोएटिक डिस्क्रिप्शन थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स, सीन्स को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि वो हमारी आँखों के सामने हूबहू प्रस्तुत हो जाते हैं या उनको हमारे सेंस ऑर्गन्स वैसा ही फील करते हैं। स्टैंजा 2 में देखिए, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। पोएटिस ने बंगाल टाइगर की इमेज को इस तरीके से शब्दों में पिरोया है कि हमारे सामने बंगाल टाइगर की उसका जो ग्राउंड है, स्किन है, वो येलो कलर की है और उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं
और बहुत ही रॉयल क्रिएचर है, तो हमारी आंखों के सामने बंगाल टाइगर की इमेज आ जाती है। रिपीटिशन, इस पोइटिक डिवाइस में सेम वर्ड या सेम फ्रेज का दो या दो से ज़्यादा बार उसको रिपीट किया जाता है। किस चीज़ के लिए? टू क्रिएट पोइटिक इफेक्ट, यानी पोएम में इफेक्ट, पोएम को प्रभावी बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग जो मोस्ट कॉमन रिपीटिशन कैसा है, हैंड इन हैंड, हार्ट टू हार्ट, ओवर एंड ओवर, होम स्वीट होम। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो वर्ड्स का रिपीटिशन हो रहा है। इसी तरह से रिपीटिशन जो पोइटिक डिवाइस है उसको स्टैंजा 4 में पोइटिस ने बहुत ही ब्यूटीफुली यूज़ किया है। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, तो यहाँ पर LEP लेप वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है। इनवर्जन, इस पोइटिक डिवाइस को हम इसके पहले की पोएम्स में भी पढ़ चुके हैं। इस पोइटिक डिवाइस में पोइटिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए या अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए पोएट नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को, जो वर्ड्स का नॉर्मल ऑर्डर होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आता है, उसको इन्वर्ट कर देते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं। कैसे? जैसे स्टैंजा 1 में देखिए, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस। अब यहाँ पर इफ देयर शुड टू यू, पूरा जो वर्ड ऑर्डर है वो चेंज है। इसी तरीके से स्टैंजा 2 में द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, यहाँ पर भी जो सेंटेंस पैटर्न है, जो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है, वो रिवर्स कर दिया गया है। किस चीज़ के लिए? पोइटिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। एल्यूजन, एल्यूजन में किसी भी फेमस थिंग का, प्लेस का या किसी एनिमल की प्रजाति का रेफरेंस दिया जाता है, संदर्भ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लॉइन को कैसे इंट्रोड्यूस कराया गया है? एशियन लॉइन से, और टाइगर को बंगाल टाइगर से उसका रेफरेंस दिया गया है। तो ये पोइटिक डिवाइस जिसमें कि फेमस थिंग या प्लेस या स्पीशीज को का रेफरेंस दिया जाता है किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उसको कहते हैं एल्यूजन, और यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। आयरनी, आयरनी पोइटिक डिवाइस में पोएट किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पे ह्यूमरस, उसको हास्यास्पद बनाने के लिए, या सटायर यानी व्यंग करने के लिए आयरनी पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। इसमें शब्दों के दो मीनिंग होते हैं, एक तो जो उसका शाब्दिक अर्थ है यानी सरफेस मीनिंग है वो, और दूसरा उसका अंडरलाइंग मीनिंग यानी उसका हिडन मीनिंग, उसका छुपा हुआ अर्थ, जिसके द्वारा पोएट किसी समबडी या समथिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति को पर व्यंग करता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर स्टैंजा 2 में ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, जो ग्रीट है उसका मतलब है स्वागत करना या अभिवादन करना। तो एक जंगली जानवर कभी भी किसी ह्यूमन बीइंग का या हमारा हाथ जोड़कर स्वागत नहीं करता है। यहाँ पर ग्रीट का जो सरफेस मीनिंग तो है अभिवादन करना, वेलकम करना, लेकिन उसका हिडन अंडरलाइंग मीनिंग क्या है? अटैक करना। इसका मतलब कि जो जंगली जानवर है वो आपको ग्रीट करेगा यानी आप पर अटैक करेगा। तो इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ की जाती है? आयरनी। पोइटिक लाइसेंस, ये मैंने आपको पोएम को जब राइम स्कीम बताया था तो राइम स्कीम में भी पोइटिक लाइसेंस डिवाइस को आपको समझाया था। इस पोइटिक डिवाइस में पोएट को किसी भी वर्ड की स्पेलिंग चेंज करने का उसको लिबर्टी रहती है। क्यों चेंज कर सकता है वो? इन ऑर्डर टू क्रिएट राइम और रिदम इन ए पोएम, कि उसमें राइम आ सके और रिदम यानी लय आ सके। जैसे कि इस पोएम में पोएट ने लीप्ट की जगह क्या यूज़ किया है? लेफ्ट यूज़ किया है, और डाइन की जो डाइंग करना चाहिए उसकी जगह क्या यूज़ किया ना? डाइन, ताकि वो लॉइन से राइम कर सके। तो ये पोइटिक डिवाइस हुई पोइटिक लाइसेंस। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस पोएम की थीम को समझा, उसके वर्ड मीनिंग्स को समझा और उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी समझा, और पोइटिक डिवाइसेस जो कि किसी भी पोएम का सबसे ब्यूटीफुल लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट होती हैं उनको भी समझा। तो आप इस पोएम को बार बार पढ़िए और याद कीजिए ताकि इसके क्वेश्चन आंसर्स को आप बहुत ही इजीली
अटेम्प्ट कर सकें।